हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। आज का जो अपना लेसन है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर है। हमें पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने एक पहले ही पढ़ लिया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है ताकि आपने पुराने जितने भी पेंडिंग काम थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो था उस पे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि इसके बाद 3 और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि छोटे छोटे हैं और जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है क्या और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों हुआ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अपने पास 2 फॉर्मूला था, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि स्कूल में एक बताया जाता है जो कि P0 माइनस PS बाय P0 है। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना था। जनरली हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं, तो आप जब इग्नोर करोगे तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखा था, P0 माइनस PS बाय PS। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में PS लिखा हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में P0 लिखा रहता है। ठीक है ना। तो ये सब आपने ध्यान दे दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे देखते हैं। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि सबसे पहले आपके पास था एक प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट था जिसमें आपने ऐड किया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द टेम्परेचर एट विच इंटरनल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो ये ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये नीचे वाला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को कंपेंसेट करने के लिए जितना टेम्परेचर हमें चाहिए, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल आप बोल सकते हो कि फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों प्रेशर सेम हो गया, सो वाटर बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर। अब हुआ क्या कि जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज्ड। ठीक है ना, इतना आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी तो वही है। तो अब जो देखो कि डिफरेंस इन जो प्रेशर है वो ज्यादा है। ठीक है ना। और इसको कंपनसेट करने के लिए हमें ज्यादा हीट, ज्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड। अब फिर से ध्यान से सुनो कि पहले ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट, और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डिफरेंस को हमें कंपनसेट करना था, इसके लिए हमें टेम्परेचर दिया और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया। अब आपने उस लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसका प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। डिक्रीज होने के बाद अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर मींस व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है। मतलब हमें यहां क्लियर समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB0 प्योर सॉल्वेंट का है, TB सॉल्यूशन का है। मतलब अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है और आप उसमें चीनी, नमक कुछ भी ऐड कर देते हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ जाएगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे बॉयल करेगा। दैट मे बी 102 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी, बट ज्यादा होगा। अब ग्राफ से भी इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये है अपना टारगेट 1 atm, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अपने पास प्योर सॉल्वेंट था तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, और ये 1 atm के बराबर हो गया। 1 atm के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तब क्या करने गया, लिक्विड बॉयल करने लग गया। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक। फिर आपने क्या किया, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया। अब आपने फिर से टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा 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 बढ़ा
और ये यहां आकर के 1 atm के बराबर हुआ। तो यहां आकर के अगर 1 atm के बराबर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप टेम्परेचर देखोगे, देन दिस टेम्परेचर इज हायर देन द प्रीवियस वन। सो this is the boiling point of solution, this is the boiling point of pure solvent, and difference between them is elevation in boiling point। जैसे सॉल्वेंट का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सॉल्यूशन का 104 डिग्री सेल्सियस है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। देन अब फॉर्मूले में आ जाते हैं, इसको फिर से सुन लेना, ध्यान से देख लेना। फॉर्मूले में आते हैं तो ये डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनाए हो उसका जो कंसंट्रेशन है मोलालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज योर केबी। अगर हम आई के साथ फॉर्मूला यूज करना चाहे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबीएम। तुम्हें बताया था हमने कि आई हम उस जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं जहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है ना, यहां तक पहुंचने के लिए आप पुराने वीडियोस देख लेना, तभी समझ में आएगा। अब देखो मोल्स क्या, तो मोलालिटी में होगा ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में है तो हमने उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा? आई के बी एम। अब देखो के बी का बहुत सारा नाम है, तुम्हें जो अच्छा लगता है बुला लो। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे। केबी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, मतलब जब तक तुम सॉल्वेंट चेंज नहीं करोगे तब तक केबी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो जनरली वाटर दिया रहता है, वाटर के लिए केबी की वैल्यू 0.52 होता है। तो एनसीईआरटी में जब आप पीछे देखोगे ना, पीछे के क्वेश्चंस, तो वहां पे 0.52 नहीं दिया रहता, वो मान लेता है कि आप पेज पलट के सोल्ड एग्जाम्पल से चेक कर लो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो केबी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, जब तक आप सॉल्वेंट चेंज नहीं करोगे केबी सेम होगा। मतलब पानी में तुम चीनी डालो, नमक डालो, कुछ भी ऐड करो, ठीक है ना, केबी विल रिमेन सेम क्योंकि सॉल्वेंट इज सेम। ठीक है ना, अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। आपको पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या है? आई के बी एम। एम को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर देखो ये 2 से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, एनसीईआरटी में भी ये रिप्रेजेंटेशन है। तो W2 बाय M2 गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना, अब देखो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सबका काम क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। तो आप यहां से M2 के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हो, M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके चले जाओ तो M2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आई के बी एम और ये आ गया डेल्टा टी बी आई के बी एम, फिर से लिखा हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, तो कर लोगे बस। अब देखो केबी का खुद का भी एक फॉर्मूला होता है, केबी का खुद का भी, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, तो केबी का खुद का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज योर आर M1 टीबी का होल स्क्वायर बाय 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो सब कुछ इसमें सॉल्वेंट का है। ठीक है ना, M1 क्या है तुम्हारा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन में पुट करना टेम्परेचर। ठीक है ना, और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एक मोल के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ। ठीक है ना, तो जैसे ये डेल्टा एच जनरली जूल में ही दिया रहता है, तो अब आर की वैल्यू भी आप जूल वाला यूज करोगे, मतलब 8.314। ध्यान देना ये सबका। ठीक है ना, और दूसरी चीज मैं एक और बताता हूं जहां पे गलतियां होती है। जैसे देखो ये डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस में तुम्हें बताया है, डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एब्सोल्यूट लिखना रहता है, जैसे यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, तो यहां केल्विन ही लिखना है, मतलब 273.15 ऐड करोगे। लेकिन डेल्टा टीबी डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, डिग्री सेल्सियस में लोअर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, अपर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना आया? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 0 को क्या लिखोगे? 273, 100 को क्या लिखोगे? 373। डिफरेंस अभी भी क्या है? सेम है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक यूनिट जो होता है, कैलिब्रेशन जो होता है वो सेम होता है, दोनों 100 यूनिट का स्केल है। ठीक है ना, तो इसलिए तो डेल्टा टीबी आप डिग्री सेल्सियस में, जैसे 0.4 दिया हुआ है, जैसे डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.4 है, तो तुम 0.4 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, 0.4 केल्विन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा हुआ कि पानी का मान लो फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाज
100 डिग्री सेल्सियस, तुमने नमक डाला, एलिवेशन इज 0.4, सो सॉल्यूशन का 100.4 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 373.4 केल्विन। ठीक है ना। बस अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में देखो सॉल्ट एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी है, आप इसको सॉल्व कर लेना, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद ना बने तो सॉल्यूशन देखना। ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो हमने 1 kg ऑफ वाटर में ऐड कर दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार। तो देखो 1.013 बार इज 1 atm, मतलब नॉर्मल वाला। ठीक है ना। इस पे पानी जो है बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे पानी कितने में बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 बार, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। 1 atm रहता है इसलिए। तो पानी का हमें पता है, तुम्हें सॉल्यूशन का बताना है जब 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया है तो डेल्टा टीबी निकाल लो। डेल्टा टीबी ये डेल्टा है। ठीक है ना। ये यहाँ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ये डेल्टा है। डेल्टा टीबी इज व्हाट? आई केबीएम। आई को 1 ले लिया क्योंकि ग्लूकोज है। केबीएम, केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52, पहले बताया था तुम्हें। एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो 80/180.1। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1, मतलब मोलालिटी 0.1 ही हो जाएगा, तो 0.1 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा बता? डेल्टा टीबी की वैल्यू ये है। तो अब सॉल्यूशन इतना बढ़ेगा, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बताना है, तो तुम क्या बोलोगे? पानी का 100 था, 100 में ये ऐड कर दो। सिंपल, केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। ठीक है। तो 100 में ये ऐड कर दो, तो 100.052 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 373.15, एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है, उसमें इतने का एलिवेशन है। ठीक है ना। तो ऐड कर दो, तो 373.202। ठीक है ना। बस हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, सेकंड क्वेश्चन देखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन तुम्हें दिया हुआ है कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना। ठीक, प्योर बेंजीन का है, प्योर सॉल्वेंट का। इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे बताओ? मोलालिटी। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को डेल्टा टीबी मिल जाएगा। देखो मेरे को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो तुम्हें बोला ही था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का क्या काम होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही निकालना। देखो केबी की वैल्यू यहाँ पे अलग है क्योंकि सॉल्वेंट अलग है, बेंजीन इज द सॉल्वेंट, तो उसका केबी दे दिया। ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया रहता क्योंकि पीछे से देख लो। ठीक है ना। अब देखो ये जहां जहां ए ऐसे लिखा ना, दिस इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान देना। तो पहले उन्होंने डेल्टा टीबी निकाला, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये आ गया। डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जिसमें ऐड करने जाएंगे ना उसका यूनिट उधर लगा लेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा स्किप किया है एनसीईआरटी में, क्या होगा फॉर्मूला? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई के बी एम। एम क्या होगा तुम्हारा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम क्या लिखोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास हमें पता नहीं है तो एम लिख देना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बताओ? 90 इन केजी, तो 1000 से डिवाइड, तो वही चीज है। ठीक है ना। तो तुम्हें मिल जाएगा। तो अपने से फॉर्मूला लिखना। यहाँ पे इसने फॉर्मूला स्किप किया है, पर तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें बोर्ड्स देना है, तो पहले तुम फॉर्मूला लिखो। पहले तो गिवन लिखोगे, फिर फॉर्मूला यूज्ड लिखोगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर आंसर लेकर के आओगे। ठीक है ना। तो स्किप मत करना तुम कुछ भी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। यहां पे देखो, अब इसका क्वेश्चन देखोगे ना, इसका शायद एनसीईआरटी में सॉल्यूशन आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। एक बार तुम भी कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना। ऑनलाइन भी जितने जगह पे इसका सॉल्यूशन है सब गलत है। ऑनलाइन में क्या गड़बड़ी है पता है? वो जनरली 99.63 को 96 मान रखा है, या फिर 99 ही लिखा है, और यहाँ पे 3.37 लिख देता है। तो ये गलती है ऑनलाइन में, बट जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से तो यही सॉल्यूशन सही है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm। देखो जनरली क्या होता है 1 atm 760, ये लेकिन 750 पे तुम्हें दे दिया। चलो ठीक है, इतना है। हाउ मच सुक्रोज शुड बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर है सो दैट इट बॉयल्स एट इतना, मतलब कितना हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें ताकि इसका एलिवेशन होकर के 100 हो जाए। ठीक है ना। पानी ही है तो केबी इज 0.52। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो ये हो गया। ठीक है ना। अब डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबीएम, सुक्रोज है तो फिर से आई होगा 1, केबी की वैल्यू है 0.52, एम की वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉलिड क्या लिखो, गिवन मास बाय मोलर मास। पिछली बार ये मोलर मास नहीं दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इस बार गिवन मास नहीं दिया हुआ है, तो W निकाल लो तो तुम्हें 121.67 मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां तक हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हुआ ये सब देखना, ध्यान से लॉजिक समझना कि सबसे पहले सॉल्वेंट था, तुमने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सरफेस पे रह गया, सरफेस ब्लॉक हो गया, इसलिए इसका प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है ना। तो इसके बाद जल्द ही आपको दूसरा लेसन भी मिल जाएगा, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके 3 क्वेश्चंस कर लेना, और भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, तुम्हारे स्कूल में जो करवाया होगा वो कर लेना, और फिर हम जल्दी से आगे वाला टॉपिक पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर। ठीक है, बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं चैप्टर कंप्लीट करने में, और चैप्टर के बाद हम कुछ एडवांस लेवल के या फिर प्योरली 1-2 लेसन सिर्फ क्वेश्चन के लिए रखेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलें, बताते रहे मुझे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं लेसन्स अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, चलो थैंक्स।